नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी चौथे चरण के मतदान की, राजनीतिक दलों के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार की, देखेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, हेमंत सोरेन को मिलती बड़ी राहत को, जानेंगे केजरीवाल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत का हुआ चाबहार बंदरगाह, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में ईरान के साथ 10 साल के करार पर हस्ताक्षर। झारखंड के हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा अमीरों के कर्ज माफ कर दिए लेकिन किसानों के नहीं किए कर्ज माफ। मंगलवार को गोरखपुर में होगा गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवपाल यादव आएंगे गोरखपुर, बांसगांव के सर्वोदय इंटर कॉलेज में करेंगे प्रचार। शेयर बाजार में तेजी, 111 अंकों की बढ़त के साथ 72,776 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 48 अंकों की बढ़त के साथ 22,104 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों में आज चौथे चरण का मतदान समाप्त हो गया। सोमवार को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग कराई गई। इसके साथ अब 380 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया है और 163 सीटों पर मतदान बचा हुआ है, जहां 3 चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। तो आज कहां कितना हुआ मतदान और दिन भर मतदान के दौरान कैसी रही हलचल, देखिए ये रिपोर्ट। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग का काम समाप्त हो गया। वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कई स्थानों पर टकराव की खबरें आई। यूपी में कई स्थानों पर ईवीएम और वीवीपैट खराब होने की खबरें आई, तो सपा ने कई स्थानों पर प्रशासन की मदद से बीजेपी नेताओं पर मतदान प्रभावित करने के आरोप लगाए। दिन भर चले आरोपों प्रत्यारोपों के बीच चौथे चरण में शाम 6 बजे तक 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है और अंतिम आंकड़ों में ये संख्या 70% के करीब तक पहुंच सकती है। चौथे चरण में भी सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 78%, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 71% वोटिंग हुई। झारखंड और ओडिशा में 66%, तेलंगाना में 64% वोट डाले गए, जबकि उत्तर प्रदेश में 59%, बिहार में 57% और महाराष्ट्र में 55% वोट पड़े हैं। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर 36% वोटिंग हुई। आज हुई वोटिंग के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी नेता अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। चौथे चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़ी जीत का दावा किया गया है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि 4 चरण की वोटिंग के बाद साफ हो गया है कि एनडीए 190 से कम सीटों पर सिमट जाएगा, जबकि इंडिया गठबंधन 315 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा। चौथे चरण के मतदान के बाद इंडिया गठबंधन का जोश हाई दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी में चिंता बढ़ रही है और इंडिया के इस जोश का नजारा आज रायबरेली में दिखाई दिया, जहां कांग्रेस के 2 प्रमुख चेहरे राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई सभाएं की। तो कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी जनता को संदेश जारी किया, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अब 3 चरण की वोटिंग और बची है। राजनीतिक दलों ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में एक के बाद एक सभाएं की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता वर्षों पुराना है। हमारे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन यहीं से शुरू किया था। रायबरेली मेरी दोनों माताओं की कर्मभूमि है, इसलिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ने आया हूँ। ये रायबरेली है, यहाँ के लोग तो अंग्रेजों से भी नहीं डरे, इसलिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आप देश को रास्ता दिखाने जा रहे हैं। इस दौरान राहुल ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पहले 400 पार की बात करते थे, अब ये 150 पार की भी बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बात लिख लीजिए, 4 जून को नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देश की सेना अग्निवीर के खिलाफ है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे सेना पर थोप दिया, क्योंकि वे चाहते हैं कि जो पैसा जवानों की पेंशन में जाता है वो पैसा अडानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए। तो वहीं आज सोनिया गांधी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार याद दिलाते हुए कहा,
स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आज हमारी महिलाएं भयंकर महंगाई के बीच संकट का सामना कर रही हैं। उनकी मेहनत और तपस्या के साथ न्याय करने के लिए कांग्रेस एक क्रांतिकारी कदम लेकर आई है। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना में हम गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। कर्नाटक और तेलंगाना में पहले ही हमारी गारंटियों ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। महालक्ष्मी हमारे इस काम को आगे बढ़ाने की सबसे नई गारंटी है। इस कठिन समय में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यही हाथ आपके हालात बदलेगा। तो वहीं पीएम मोदी ने आज वाराणसी में रोड शो करते हुए अपनी ताकत दिखाई। राहुल प्रियंका ने जहां मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है, तो चिंता में चुनाव आयोग भी दिखाई दे रहा है। आयोग को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के अहम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के बीच एक बार फिर चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आ रहा है। आयोग पर आरोपों की कड़ी बढ़ती ही जा रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडीआर ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग को वोटिंग के पूरे आंकड़े मतदान के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की है। एडीआर के मुताबिक याचिका ये सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनावी अनियमितताओं से प्रभावित न हो। याचिका में कहा गया है कि 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान का आंकड़ा 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान का वोट प्रतिशत 4 दिन बाद 30 अप्रैल को प्रकाशित किया गया था। कोर्ट ने एडीआर की याचिका स्वीकार करते हुए 17 मई को मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। अब एक बार फिर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले में अहम सवालों के जवाब देने होंगे। दरअसल चुनाव के हर एक फेज की वोटिंग के बाद आयोग मतदान का सही प्रतिशत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। आपको बता दें, 3 चरणों के मतदान के डेटा को प्रकाशित करने में हुई देरी को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पहले ही सवाल उठाए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखकर आयोग से मिलने का आह्वान भी किया था, जिस पर आयोग ने पहले तो मिलने से इनकार कर दिया था, बाद में मुलाकात तो की, लेकिन आंकड़ों को जारी करने में देरी व उनमें गड़बड़ी के सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आयोग क्या दलीलें पेश करता है कोर्ट के सामने और कोर्ट क्या फैसला करता है। 4 दिन नहीं 2 दिन में चुनाव के आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। एडीआर की मांग ने चुनाव आयोग को फंसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उससे जवाब मांग लिया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब ईडी से भी मांगा है। मामला पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अपनी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सिब्बल ने कहा कि जमीन से कोई लेना देना नहीं है और अदालत ये बयान रिकॉर्ड कर सकती है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि मुझे लगा कि आपने इसे स्वीकार कर लिया है। सब कह रहे हैं कि आप जमीन के मालिक हैं। और इसके थोड़ी देर की सुनवाई के बाद जस्टिस खन्ना ने इस मामले को जुलाई में सुनाने की बात कही। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि तब तक तो चुनाव निकल जाएंगे, या तो आप याचिका खारिज कर दें या अगले शुक्रवार को ही इसे सुन लें। सिब्बल की बात पर गौर करते हुए अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया और जल्द सुनवाई की तारीख दे दी। अब जुलाई नहीं बल्कि अगली सुनवाई 17 मई को होगी। बता दें कि रांची जिले के बड़गाई अंचल में लगभग 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम को 11 समन भेजे थे, लेकिन सोरेन ने केवल 2 समन के जवाब दिए और 11वें समन पर जवाब तलब के लिए ईडी के अधिकारी ने 31 जनवरी को उनके आवास पर वो पहुंच गए। यहाँ पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसी कार्रवाई और गिरफ्तारी को उन्होंने अब हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल के बाद अब हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ सकते हैं, यानी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वैसे केजरीवाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या फैसला दिया कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर आ गए हैं। वो चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अलग अलग क्षेत्र में घूम घूम कर वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उनके खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सोमवार को कोर्ट में केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि सीएम को हटाने का फैसला वो नहीं लेंगे। ये काम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। ये देखना एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट किसी को पद से हटाने का आदेश नहीं दे सकता। दरअसल संदीप कुमार नामक शख्स ने पहले ये याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने न सिर्फ याचिका खारिज की बल्कि याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का फाइन भी लगाया। हाई कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करनी चाहिए, कार्यपालिका को ये मामला देखना चाहिए, इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसके बाद संदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना मामले में एक्शन लेना चाहते हैं तो लें। बेंच ने कहा, याचिका में कानूनी अधिकार को लेकर क्या मांग है, हमें इस सब में क्यों जाना चाहिए, हम याचिका खारिज करते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल को एक के बाद एक राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी जेडीएस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एसआईटी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक के हासन से लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक महिला ने प्रज्वल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सेक्स स्कैंडल मामले की जांच एसआईटी कर रही है। जांच के दौरान महिला ने प्रज्वल पर उसकी मां के शोषण का आरोप लगाया है। महिला ने कहा, प्रज्वल रेवन्ना साल 2020-21 के बीच मुझे वीडियो कॉल करता था। उसके बाद जब फोन मैं उठाती थी तो उस दौरान प्रज्वल मेरे साथ अश्लील बातें करता था। जब मैं उसका फोन नहीं उठाती तो मेरी मां को कॉल करके मेरे कपड़े उतरवाने और वीडियो कॉल पर बात करने के लिए मजबूर करता था। अगर इस दौरान मैंने ये करने से इनकार किया तो वो मेरी मां को धमकी देता था। जब प्रज्वल का मामला सामने आया तब हिम्मत हुई कि इसको पुलिस के सामने दर्ज कराया जाए। महिला ने बताया कि प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना ने मेरी मां का कई बार शोषण किया। प्रज्वल ने मेरी मां को धमकी भी दी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो मेरे पिता की नौकरी छीनकर बेरोजगार कर देगा। प्रज्वल मामले में एसआईटी ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में एसआईटी ने 2 लोगों चेतन और लिखित गोड़ा को गिरफ्तार किया है। दोनों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। सेक्स स्कैंडल मामले में पुलिस ने प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया है। रेवन्ना पर आरोप है कि वो भी अपने बेटे के साथ इस मामले में शामिल था। एचडी रेवन्ना की जमानत पर आज स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। सहयोगी दल के चलते बीजेपी मुसीबत में फंस गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। अब पंजाब से भी कांग्रेस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में लोक इंसाफ पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है, जिसके बाद लुधियाना रीजन में कांग्रेस काफी ताकतवर नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बीच पंजाब में बड़ा सियासी उलटफेर सामने आ रहा है। आमतौर पर तो पार्टी के नेताओं के दल बदलने के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार पूरी पार्टी ही कांग्रेस में शामिल हो गई है। जी हाँ, पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। साथ ही 2 पूर्व विधायक बलविंदर सिंह बैंस और सिमरजीत सिंह बैंस ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। बैंस ब्रदर्स के नाम से मशहूर दोनों नेताओं ने 2012 से 2022 तक आत्मनगर और लुधियाना दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए बैंस ब्रदर्स ने कहा कि वे बिना किसी शर्त के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे लुधियाना ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में लुधियाना सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू को जीत मिली थी, तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट हासिल किया था लोक इंसाफ पार्टी के सिमरजीत सिंह बैंस ने। सिमरजीत करीबी मुकाबले में चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इस कदम के साथ ही कांग्रेस ने लुधियाना सीट पर अपनी जीत तय कर ली है। पिछली बार जो वोट बट गए थे, इस बार वो पूरे पार्टी के कैंडिडेट को जाएंगे और न सिर्फ लुधियाना बल्कि राज्य की अन्य सीटों पर भी लोक इंसाफ पार्टी की लोकप्रियता जनता के बीच पकड़ कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी। एक तरफ कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब में आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ताधारी दल आप का अपना वोट बैंक है, तो अब कांग्रेस ने भी इस बार बड़ा दांव खेला है। आप विरोधी वोट भी कांग्रेस के खेमे में आ सकते हैं।
ऐसे में बीजेपी को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि जिन जिन के पीछे ईडी लगी हो उनको वोट ना दिया जाए। मतलब साफ है, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को वोट ना दिया जाए। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, अन्ना हजारे जो कि बिल्कुल सुप्तावस्था में पड़े हुए थे, अचानक ही अपनी गुफा से बाहर निकल के आ गए। वो अब कुछ हो या ना हो, लेकिन कुल मिला के बीजेपी के अघोषित स्टार प्रचारक तो हो ही गए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।